तो गाइड गोविंद पारिक। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी। पेज नंबर 326 है आपकी बुक्स के अंदर, देखोगे तो मेन वायरस लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पे, देख लोगे कि स्मॉल पॉक्स। इसके बारे में पहली बात तो यही आती है, एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको रेडिकेट कर दिया है वर्ल्ड से, है ना। तो स्मॉल पॉक्स है पहली डिजीज थी जिसको रेडिकेट किया था। तो इसके केसेस अभी लगभग ना के बराबर मिलता है, कभी कभी कहीं कहीं सुनने में आता है कोई केसेस, अदरवाइज लगभग खत्म कर चुके हैं स्मॉल पॉक्स को। तो वेरियोला वायरस है, चाहो तो लिख सकते हो कि ऑर्थोमिक्सो वायरस होता है इसका, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, आपसे शायद बात हुई होगी जब ज्वर हम लोगों ने पढ़ा होगा मॉर्निंग बैच में खासकर, कि कुछ डिजीज में मिलता है सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न और कुछ में मिलता है सेंट्रीपिटल पैटर्न, जो लीजन्स वगैरह बनता है स्किन पे। तो इसके अंदर जो बनता है ना वो सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो हमारा सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, मिड पार्ट है कह लो, तो वहां पे ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, जो इसके लीजन्स होते हैं कहाँ होते हैं, अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो ये लिख लेना सेंट्रीफ्यूगल स्मॉल पॉक्स के अंदर। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि रेडिकेट कब हुई थी ये डिजीज, तो 1980 में, इतना पहले इसको रेडिकेट कर चुके हैं 1980, है ना। हम लोग बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे दुनिया में आने से पहले ही लगभग जो मेजर डिजीज थी या तो उनका ट्रीटमेंट मिल गया था ना, या फिर वो खत्म ही हो गई। जैसे स्मॉल पॉक्स है, टीबी है, मैं बताता हूँ टीबी से लोग पहले बहुत डेथ होते थे, लेप्रोसी है, ठीक है वो, उसके जितने कॉम्प्लिकेशन आप देखते हो वो बहुत होते थे लेप्रोसी के पहले। तो ये सब चीजें खत्म हो गई, तो भगवान ने एक नई बीमारी दे दी इसीलिए, है ना, कोविड दे दिया, एड्स दे दिया। तो चलो आगे देखो, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। तो इसका वायरस है वेरिसेला वायरस। याद रखने के लिए मैं इस तरह याद रखता हूँ कि चिकन में सी आता है, तो इसके नाम में भी वेरिसेला सी आता है। ऊपर स्मॉल पॉक्स था वो वेरियोला था, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। सी वाले का आंसर सी वाला है। तो चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस। अभी ऊपर आपने लिखा था सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, तो यहाँ लिख लो सेंट्रीपिटल, यानी ये मिड लाइन पे ज्यादा होता है चिकन पॉक्स। अगर फिर भी भूल जाओ तो सोचो चिकन में क्या होता है भाई, चिकन की गर्दन छोटी सी होती है, उसके पैर छोटे छोटे होते हैं, उसका बीच का हिस्सा सब कुछ होता है, तो इससे याद रह जाएगा सेंट्रीपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ सेंट्रीपिटल पैटर्न होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। अच्छा हाँ, चिकन पॉक्स में एक क्वेश्चन और मिलता है, वो लिख लो। इसमें जो लीजन्स का पैटर्न होता है वो सवाल आता है बेटा, लिख लो उसको, लिखो प्लियोमॉर्फिक पैटर्न। प्लियोमॉर्फिक, ये पूछा जा चुका है सवाल, कहाँ मिलती है ये प्लियोमॉर्फिक पैटर्न जो है, इसका मतलब होता है एक साथ कई तरह के लीजन्स मिलना, है ना। कि मान लो कहीं ब्लिस्टर्स मिल रहे हैं तो ब्लिस्टर ब्लिस्टर मिल रहे हैं, तो वो तो हो गया एक ही जैसे मिलना। लेकिन प्लियो का मतलब है कि अलग अलग, तो प्लियोमॉर्फिज्म मिलती है। सूरज बेटा माइक ऑन है आपका, माइक ऑफ कर लोगे। ठीक है ना, तो प्लियोमॉर्फिज्म मिलती है यार, तो वो भी लिख लेंगे आप लोग चिकन पॉक्स के अंदर। नेक्स्ट लिखो, इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस बात हो गई। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। तो राइनोसोरस जो होता है उसको उसकी नासा की वजह से पहचानते हैं ना स्पेशली, कि बड़ा अजीब सा होता है, तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि राइनो, कॉमन कोल्ड। जब सर्दी लगती है तभी नाक को ही दिखाते हैं, जितने एड्स आते हैं देखोगे आप, कि क्या हुआ है, कि जुकाम हुआ है, सिर दर्द हुआ है, ऐसा करिए। तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस। मीजल्स, पैरामिक्सो वायरस। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस याद ही रखना है। मम्प्स, मम्प्स वायरस है इसका, बात कल कर रहे थे हम लोग, एडल्ट्स में क्या कॉम्प्लिकेशन मिलता है इसका, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑर्किड ऑर्काइटिस, ठीक है, ऑर्काइटिस, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेबीज, रेब्डो वायरस, और लाइसा, लाइसा वायरस। लीसा, लाइसा जो भी कहो, तो एल स्पेलिंग चेक कर लेना, LISS है या LYSS होगी, तो लीसा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है डेंगू, अरबो वायरस। तो इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई डेंगी बोलता है, कोई डेंगू बोलता है ना, हर चीज में ऐसा ही है। तो डेंगू वायरस जो है, विटामिन को कई विटामिन, कई वाइटमिन, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है, ये अच्छा है इंग्लिश के अंदर, वैसे हिंदी में एडजस्ट बोलना पड़ता है, खैर। तो डेंगू अरबो वायरस, हर्पीज, हर्पीज वायरस,
इजी है। एड्स, HIV। एड्स की शायद हमारी ये बात हुई होगी कि इसमें जो है CD4 सेल्स कितने से कम अगर हो जाती हैं, हम लोगों ने देखा था, तो कंसिडर कर सकते हैं एड्स। 400। 200। 201। 200 पर क्यूबिक mm। लिख लो। तो लेस देन 200 अगर हो जाए तब। ठीक है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलाइटिस, एंट्रोवायरस। पोलियोमाइलाइटिस, एंट्रोवायरस। एक सवाल ये पूछ चुका है कि पोलियो जो है हमारे किस सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट, किसका इन्वॉल्वमेंट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या पेरिफेरल का? तो लिख लोगे CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सवाल आ चुका है इस पे। CNS का इन्वॉल्वमेंट होता है पोलियो के अंदर। ऐसे ही देखो हाइड्रोफोबिया है ना, तो उसमें भी CNS का ही होता है, लेकिन उसमें एक खासियत है, उसमें PNS का होता है जरूर। PNS के बाद वायरस ट्रेवल करके CNS तक पहुंचता है, तो वहां दोनों का हो जाता है, कहने का मतलब। और अगला जिस पे सवाल पूछा जाता है, तो पहले तो फुल फॉर्म मुझे बता दोगे। एक सिंड्रोम है ये, GB सिंड्रोम। तो कौन बताएगा फुल फॉर्म इसकी? गुइलेन-बेयन सिंड्रोम। ठीक है, तो गुइलेन बेयर सिंड्रोम करके इसका नाम होता है। गुइलेन बेयर, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, चेक कर लेना बाकी। गुइलेन, GUILLEN, गुइलेन। बेयर BARRE, शायद ऐसा होगा। तो गुइलेन बेयर सिंड्रोम, तो यहाँ पे पूछता है कि इसमें किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पेशल है क्योंकि बाकी सब जगह CNS पढ़ते हो, यहाँ PNS का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गुइलेन बेयर सिंड्रोम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शायद ये भी बात हुई होगी कि इसमें डेथ जो होती है बच्चे की, वो क्यों होती है, बोलो। नहीं हुई। तो रेस्पिरेटरी मसल्स जो है, हाँ बेटा, तो रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उनकी पैरालिसिस होने की वजह से। ठीक है, तो फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन इसका कारण बनता है डेथ होने का, अगर डेथ हुई इसकी वजह से। और क्या खासियत है? आपको एक रोग पढ़ाया होगा, परवानुप्लव। बोलो कहाँ से शुरू होता है? हाथों से। हाथों से। पैरों से। परवानुप्लव हाथों से शुरू होता है। और GB सिंड्रोम कहाँ से शुरू होता है? पैरों से शुरू होता है ना, ओरल निचले। स्प्लिन। हाँ बेटा, निचले हिस्से से ऊपर की तरफ ग्रो करता है। सियाटिका का क्रम कौन बता पाएगा? क्रम क्या है सियाटिका, मतलब गृध्रसी, आयुर्वेद में जो आया है। किसको याद है वो श्लोक अभी? स्फिक पूर्वा। अभी कुछ ध्यान आया? कटी नितंब। नहीं याद किसी को, कितनी गलत बात है। जंगा जानु पदम क्रमात ऐसे करके है। स्फिक, कटी स्फिक। इसके कटी नितंब, कटने। स्फिक इसके कटी पूर्वा, नितंब। कटी स्फिक, पृष्ठ। कटी पृष्ठ। जानु, जंगा, पदम क्रमात। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में सब बोल रहे हो, मगर एग्जाम में ऐसा मिलेगा नहीं। एग्जाम में कैसे बैठोगे, दूर दूर बैठोगे। या हम जो टेस्ट यहाँ देते हैं, अभी क्या होता है, अब जानबूझ के मैंने शफलिंग लगा दी है, तो उसमें सबका क्रम एक नहीं होता है, सबका क्रम बदला रहता है ना। तो एग्जाम में हेल्प मिलने वाली नहीं है इस चीज से, तो ये रट लो जाके चीजें, जरूरी चीजें हैं। खैर वापस आ जाओ। तो पोलियो की बात कर रहे थे, तो पोलियो माइलाइटिस, तो एंट्रोवायरस, डर्मेटोट्रोपिक वायरस, यानी स्किन के ऊपर जिनके मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। बेटा कोई बात नहीं, अभी आप भूल गए हो चाहे याद है, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं इस पे फोकस करो, नहीं तो वो चीज भी चली जाती है जो करंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे फोकस करोगे। तो पोलियोमाइलाइटिस, एंट्रोवायरस, डर्मेटोट्रोपिक वायरस, यानी स्किन के ऊपर जिनके मैनिफेस्टेशन आएंगे। तो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स जानते ही हो, बात काफी कुछ हो गई। नेक्स्ट है न्यूरोट्रोपिक वायरस। तो पोलियोमाइलाइटिस और हाइड्रोफोबिया, तो यानी ब्रेन को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, न्यूरल नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो ना। तो पोलियोमाइलाइटिस और हाइड्रोफोबिया, ये भी देख लिया कि CNS का इन्वॉल्वमेंट है दोनों में। हाइड्रोफोबिया में आपको बताया होगा कि जो रेबीज है या अलर्क विष आयुर्वेद में, तो उसका ना कह लो कि तीव्रतम उपद्रव है, यानी सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। जैसे एक और रोग हम लोग पढ़ते हैं कि वात रक्त का, अकेला कॉम्प्लिकेशन, जिसके आ जाने पे वात रक्त असाध्य हो जाता है। कौन सा है? मोह। 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 ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर कहते हैं हाइड्रोफोबिया हुआ, तो फिर मतलब
बचना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। नेक्स्ट है न्यूमोट्रोपिक वायरसेस, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। विसरोट्रोपिक वायरसेस, तो येलो फीवर, हेपेटाइटिस, देख लेना, कोई खास बात नहीं, आगे चलते हैं। एड्स परीक्षण के लिए वेस्टर्न ब्लॉट नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित एलाइजा परीक्षण का पूरा नाम है। तो पहले तो ये याद रखोगे कि एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ही एलाइजा टेक्निक ये विकसित की है, तो इसका पूरा नाम क्या है पूछा जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, याद रखेंगे, ठीक है। फिर है टेस्ट फॉर टाइफॉइड। तो टाइफॉइड के लिए वीक के आधार पे कि भाई फर्स्ट वीक में आप कौन सा टेस्ट कराओगे, तो जहां मिलेगा आपको ये बैक्टीरिया जो है, तो ब्लड कल्चर कराते हैं पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में एग्लूटिनेटिव टेस्ट या विडाल टेस्ट जो आप कराते हो वो कराया जाता है। तीसरे में स्टूल टेस्ट, स्टूल में भी पॉजिटिव मिलने लगेगा। और फोर्थ वीक के अंदर यूरिन में भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, तो यूरिन कल्चर कराते हैं। तो इस पे सवाल आता है किस हफ्ते में कहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे या मिलते हैं। तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, बासु करके, BASU लिख लो, बासु। बी का मतलब है ब्लड कल्चर, ए से एग्लूटिनेटिव टेस्ट, एस से स्टूल टेस्ट, और यू से यूरिन टेस्ट, बासु। तो 1 2 3 4 हफ्तों में, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा विंडो पीरियड। तो विंडो पीरियड क्या है, टाइम बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू HIV। कि इन्फेक्शन कब हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बॉडी में कब बन गई, तो वो टाइम जो है वो कहलाता है विंडो पीरियड। नेक्स्ट है मर्फीज ट्रायड, बहुत जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा बार सवाल जो आया शायद इसी के ऊपर आया है, मॉडर्न के जो क्वेश्चन उठे हुए हैं। तो मर्फीज ट्रायड और मर्फीज साइन बहुत पूछे गए हैं। तो मर्फीज ट्रायड देख रहे हो, पेन, वॉमिटिंग, फीवर, क्रम याद रखना, पहले पेन, फिर वॉमिटिंग, फिर फीवर। कहाँ, अपेंडिसाइटिस के अंदर। तो मर्फी स्ट्राइड कहाँ मिलता है पूछा जाएगा, तो अपेंडिसाइटिस में मिलता है। क्या क्या होता है इसके अंदर, तो पहले पेन होता है, फिर वॉमिटिंग होती है, फिर फीवर होता है। दूसरा एक होता है मर्फी साइन, उसमें क्या होता है कि डीप इंस्पिरेट जब करोगे ना, तो कैच ऑन ब्रेथ, मतलब सांस रुक जाएगा एकदम से, और पैल्पेट कर रहे हो साथ साथ अगर, ठीक है, किस कंडीशन में, कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है। तो कोलिसिस्टाइटिस में लिख लोगे, वहां मिलता है मर्फी साइन, मर्फी साइन, ठीक है। खैर यहाँ क्रम याद रखोगे, पेन, वॉमिटिंग, फीवर। अपेंडिसाइटिस के अंदर कल थोड़ी सी बात भी हुई थी कि एक्सरे के अंदर अपेंडिसाइटिस में कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, करा सकते हैं, मिल सकता है। एक्यूट स्टेज की वहां बात की गई थी, लेकिन हम लोगों ने जो आंसर लगाया था वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लगाया था, जिन लोगों ने डिस्कस किया होगा पेपर का, तो वो भी ध्यान रखना है क्यों लगाया था, बताया था आपसे। क्लियर कट जो दिखता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, आपको वो जो लेवल्स हैं क्लियर दिखाई देते हैं, इम्पैक्टेड स्टूल दिखता है। और एक सिंपल सी बात है, जहां भी थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर्स है उनको देखना चाहते हो, तो उसके लिए एक्सरे होता है। सॉफ्ट चीजें देखने के लिए ना एक्सरे नहीं होता मेनली, ठीक है ना। नेक्स्ट देखोगे लूजर्स जोन्स कहाँ मिलते हैं, ओस्टियोमलेशिया के अंदर। लूजर्स जोन मतलब बोन जो है वो डेवलप नहीं है प्रॉपर, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी एकदम, तो लूजर जोन मिलेंगे, जाहिर सी बात है आपको, जहाँ पे कैल्शियम कम दिखाई देगा, मान लो अगर एक्सरे भी कराते हो तो ओस्टियोमलेशिया। कुछ टेस्ट के नाम है, इनमें तो बेटा सीधे रटना ही है, इनमें तो कुछ बात ही नहीं, तो रटने की ही कोशिश करेंगे, कैसे याद करना है। तो शिलर टेस्ट, कार्सिनोमा, सर्विक्स। एक है शिलिंग टेस्ट, तो B12 डेफिशिएंसी। तो मैं तो इस तरह याद रखता हूँ कि शिलर, तो ER लगा ना, ER मतलब हर, जैसा हिज और हर ऐसा बोलते हैं हम लोग, तो हर यानी फीमेल की कंडीशन है, तो कार्सिनोमा सर्विक्स, शिलर टेस्ट। और शिलिंग जो है इसके जैसे मिलता जुलता नाम है, वो B12 डेफिशिएंसी में, B12 डेफिशिएंसी। ये भी आप जानते हो कि स्ट्रिक्टली वीगन डाइट लेने वाले लोगों के अंदर किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो इसी की कमी होती है। नेक्स्ट है आईडियो टेस्ट, कहाँ कर रहे हैं, शंकरोइड। ऐसा कर लो कि शंकर है कोई लड़का, वो ITO बन गया, ठीक है, शंकरोइड। क्विक एंड स्टिच टेस्ट, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन या वहां जो भी समस्याएं आती है ना, वर्टिब्रे में मेनली मैं कहूँ तो, वो इसीलिए आती है कि लोग तेजी से कुछ काम कर रहे हैं, जैसे
कहते हैं ना बाइक में किक लगा दी, बुलेट में खासकर आजकल सेल्फ वाली आ गई, है ना। पुराने लोग देखना, आप कभी बहुत सुनाते हैं, जब नए नए लड़के आजकल पतले पतले से खासकर वो बुलेट चला के घूमते हैं ना, तो पुराने लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ये देखो सेल्फ आने से बुलेट जो है अब ये पतले पतले लड़के चला रहे हैं। एक टाइम था कि जो हेल्दी लोग होते थे खाली वही चला पाते थे बुलेट, क्योंकि किक लगानी पड़ती थी। किक में ही कई लोग की कमर खराब हो जाया करती थी, क्या हुआ, सैटिका हो गया, किक लगा रहे थे बुलेट के अंदर, इतना तेज वो बैक मारती थी किक। खैर, तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग कि जल्दी जल्दी क्विक काम करते हैं अगर इस तरह वाले, तो स्पाइनल कॉर्ड की समस्याएं हो जाती हैं। तो याद रखने के लिए क्विक एंड सिट्स टेस्ट, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। नेक्स्ट है शिक टेस्ट, एलिक टेस्ट, डिप्थीरिया। शिक टेस्ट, एलिक्स टेस्ट, डिप्थीरिया के अंदर पूछ चुका एग्जाम में, डिप्थीरिया वाले याद रखना, शिक और एलिक, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा कर लो चाहे उसको दिप्ती जो है, दिप्ती और एलेक जो है सिक हो गए, बीमार हो गए, तो शायद याद रह जाए। दिप्ती यानी डिप्थीरिया, एलेक यानी एलेक्स टेस्ट, सिक हो गए मतलब शिक टेस्ट, ऐसा करके। नेक्स्ट है डिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह याद रखता हूँ कि स्कार कब पड़ता है, जब कोई इस तरह का डैमेज हो जाए कि जहां जैसे गड्ढा बन जाए, है ना, वही तो हुआ स्कार कि त्वचा के ऊपर। तो किसी ने डिग किया, डिग मतलब खोदना होता है वैसे, तो उसके नाम पे ही है ऐसे डिक टेस्ट, तो स्कारलेट फीवर, तो याद रह जाता है। स्कारलेट फीवर में और कुछ चीजें आती हैं, एक टंग कैसी हो जाती है, कौन बताएगा इसमें? स्ट्रॉबेरी टंग। हाँ, इसी में मिलती है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग। किस बैक्टीरिया की वजह से होती है वो? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस। नीचे देख भी सकते हो, लिखा है देखो, डिक टेस्ट किसके लिए कराते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। समझ में आ रहा है? तो डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर में, और किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई, आपको बताया होगा, पीछे बात हुई थी हमारी एक बार मुझे लगता है। आगे चलेंगे, रोथेरा टेस्ट है करके फॉर कीटोन बॉडीज, ठीक है। जब कोई रोता रहता है और खाना नहीं खाता है, तो क्या होता है, कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। कीटोन बॉडीज कब बनती हैं, जब फैट टूटता है ना, हाँ भूखे रहोगे, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है शुरू में, वो नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या करेगी, फैट को तोड़ेगी, फिर प्रोटीन को तोड़ेगी, जब फैट टूटता है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो याद करने के लिए ऐसा याद कर लो कि कोई रोते रह रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई बच्चा घर में, उसको कह रहा है बेटा खा लो, नहीं तो कीटोन बॉडीज बन जाएंगी, है ना। तो रोते रहेगा तो रोथेरा टेस्ट मतलब तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज बन जाएंगे। डिक टेस्ट, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिक टेस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है रोज बेंगल कार टेस्ट, ब्रुसेलोसिस, है ना। सचिन ऐड करता था पहले, ब्रू इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तो वो रोज ब्रू पीता था डेली ना। आजकल तो ये आ गया है, बीच में वो कॉम्प्लेन आया था, अभी ये क्या चल रहा है, क्या पी रहे हैं बच्चे आजकल ये, मेरा बेटा भी पीता है, पता नहीं, वो अच्छा भी नहीं लगता है, मेरे घर आ जाता है मेरे ना चाहते हुए भी। क्या है आजकल जो चॉकलेट पाउडर जैसा रहता है, कौन सा है चल रहा है जो आजकल, किसी को नहीं पता? चलो अच्छी बात है, सब आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन कर रहे हो, ठीक है। पता नहीं, चलो मुझे भी याद नहीं है। खैर, वो चॉकलेट जैसा पाउडर आता है, वो बच्चे आजकल पीते हैं। तो आप याद कर लेना कि ऐसे ही सचिन ऐड करता था ब्रू का एक टाइम में, काफी ऐड करता था कि रोज ब्रू पीना चाहिए, सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉन प्रिक्वेस्ट टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस। इसको याद करने के लिए कि टीवी जो है कोई जीत के लाया है। पुराने जमाने में ना, जब आप देखोगे आजकल तो दूसरे गेम्स होने लगे, पहले कबड्डी होता था, वॉलीबॉल होता था, लोग खेलने जाया करते थे, वहां जीत के क्या लाते थे, रेडियो मिलता था, साइकिल मिलता था, टीवी मिलता था। अगर आपको पता हो तो अपने बड़ों से पूछोगे तो पता चलेगा, पहले यही नाम होते थे मेन प्राइज। तो कोई वन करके लाया, जीत के लाया, क्या जीत के लाया, टीवी जीत के लाया है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, याद करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रिंग टेस्ट, ये कोलरा के लिए होता है, कोलरा, स्ट्रिंग टेस्ट। कोलरा अपने आप में एक बहुत जरूरी डिजीज है, तो 2 3 4 पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ लोग को पता होंगे, कुछ को नहीं, नहीं पता तो लिख लोगे। तो कोलरा में एक तो ये है कि फ्लूइड लॉस बेटा बहुत ज्यादा होता है बॉडी से, मतलब ये उन कुछ कंडीशंस में है जो एकदम से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती है बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें प्रोफ्यूज वॉमिटिंग और डायरिया होता है, यानी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज्यादा डायरिया।
तो सोचो फ्लूइड लॉस कितना ज्यादा होता है। तो आपकी गाइड्स में क्वेश्चन है कि लगभग 21 लीटर तक, 21-22 लीटर तक इसमें पर डे फ्लूइड लॉस हो सकता है। सोचो 21-22 किलो किसी का वजन कम हो जाएगा। अब आज मिले हो तो कुछ और था, कल मिले हो तो कुछ और है वो व्यक्ति। इतना अंतर आ जाता है। प्लस जहां हो जाता है, क्योंकि अब बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, तो इसको कम्युनिटी हेल्थ मार्कर बोलते हैं। कहीं का अगर एक केस मिल रहा है तो मतलब ये है कि सब पे अब मॉनिटरिंग जरूरी है ना, कि वहाँ सब कुछ दूषित हो गया, मेनली पानी जो है, अगर ओपन सोर्स मिल गया इस तरह का। तो कम्युनिटी हेल्थ मार्कर बोलते हैं इसको, लिख लोगे कम्युनिटी हेल्थ मार्कर। ठीक है। प्लस स्टूल इसमें कैसा पास होता है? राइस वाटर स्टूल, क्योंकि सब कुछ निकल गया, कुछ है ही नहीं। जो पानी पिया जा रहा है वो पानी से जो निकल जा रहा है सीधे पास हो जाएगा। तो राइस वाटर स्टूल कोलरा के अंदर। तो याद रखना, कम्युनिटी हेल्थ मार्कर, और फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, और राइस वाटर स्टूल। आगे देखिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इज सीपीकेएमबी। ये क्रिएटिनिन नहीं है, क्रिएटिन होता है, याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है। लोग इसको क्रिएटिनिन बोलते हैं। तो क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज होता है, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन नहीं है, क्रिएटिन है, ये याद रखना। लोग इसमें गलती करते हैं और लोग कैच करते हैं, पूछते हैं इसीलिए। तो क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज, एमबी, तो ये है मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। तो कार्डियक मसल्स में जब इन्फाक्ट होती है वो, तो इसके लेवल बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो आप फिलहाल याद रखो सीपीकेएमबी। नेक्स्ट है मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स। सब रटने वाली चीजें हैं, ज्यादातर आप देखते नहीं हो सीधे, आपके पास सिर्फ कंडीशन आएंगे, क्या ये बीमारी है तो ये ट्रीटमेंट है। लेकिन तब भी ये पैथोलॉजिकल कुछ फीचर्स हैं, हमें पता होने चाहिए। तो जैसे फर्स्ट यहाँ देख पा रहे हो, सागो स्प्लीन। ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है? फोकल एमाइलोइडोसिस। ठीक है, लोकलाइज एमाइलोइडोसिस हो गई है किसी को, तो वहां सागो स्प्लीन। सागो कहते हैं मतलब वो साबुदाना जो आता है ना, उसके जैसा, मतलब रोटेटेड इस तरह का दिखाई देगा स्प्लीन में। तो फोकल। दूसरा लार्डोसिकस स्प्लीन इन डिफ्यूज एमाइलोइडोसिस। ठीक है। तो सागो स्प्लीन इसमें लोकली आपको इस तरह की चीज दिखाई दे रही थी, और लार्डोसिकस स्प्लीन जो है ये डिफ्यूज कंडीशन है, डिफ्यूज एमाइलोइडोसिस, स्प्लीन की डिफ्यूज कंडीशन, मतलब पूरा स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट है, समझ लो आप। मेलरीज हाइलिन बॉडीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, ये ज्यादातर बायोप्सी के टाइम में मिलने वाली चीजें हैं, तो हम आप इनको देख नहीं पाते हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना इनमें, कोशिश करनी है रटने की इनको भी सीधा। ठीक है। तो मेलोरी हाइलिन बॉडीज कहाँ मिलती हैं? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर। ठीक है। तो हिपेटोसाइट्स जो है उनमें चेंजेस आ जाते हैं कुल मिला के। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मेलोरी हाइलिन बॉडीज। ठीक है। तो ऐसा कर लो कि माला जो है अल्कोहल लेती है, तो उस पर शायद याद रह जाए। ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन, ये निमोनिया की स्टेजेस होती हैं, तो जिसमें ग्रे हेपेटाइजेशन होता है, रेड हेपेटाइजेशन होता है ना। तो याद रखोगे ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन इन निमोनिया। नटमेग लीवर, क्रोनिक पैसिव कंजेशन। तो हिपैटिक वेन्स का अगर कंजेशन हो जाए, मतलब कह लो कि सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में नटमेग लीवर, ये कंडीशन डेवलप होती है, नटमेग लीवर। तो कंजेशन में याद रखना है, लीवर में कंजेशन की वजह से नटमेग लीवर। लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कह लो उबड़ खाबड़ है ना, ऊपर नीचे इस तरह सरफेस मिल रही है। तो कहाँ होती है कंडीशन डेवलप? तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस में, है ना। तो किडनी की कंडीशन है, तो बायोप्सी में वही आपको क्या मिल रहा है? लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ मिलती है? SLE, बहुत बहुत जरूरी कंडीशन है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, पीछे भी पढ़ाई होगी आपको। ऑटो इम्यून कंडीशन है SLE। इसमें एक रैश मिलता है, बोलो क्या नाम है रैश का? बटरफ्लाई रैश। बटरफ्लाई रैश, है ना। पैथोग्नोमिक है इसमें भी, अगर वो मिल गया तो मतलब हाँ SLE है। तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस लिख लो यहीं पे इसी के साथ, बटरफ्लाई रैश, है ना, मेलर रैश भी बोलते हैं उसको। तो बटरफ्लाई कैसी होती है? उसके विंग्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह फेस के ऊपर इस तरह का रैश मिलेगा आपको, दोनों चिक के ऊपर, ये यहाँ नासा है। मेरी आर्ट समझ में नहीं आएगी आपकी, थोड़ा सा मजनू भाई था ना उस मूवी में, उसकी तरह है मेरी पेंटिंग थोड़ी सी, लेकिन बाकी समझ सकते हो मैंने क्या बनाया है। बटरफ्लाई रैश है। ठीक है। चलो।
अनियन स्किन स्प्लीन, तो ये भी एसएलई के अंदर मिल रहा है। तो अनियन में जैसे लेयर्स होती हैं उस तरह से, तो एसएलई के अंदर मिलती है भी एसएलई, अनियन स्किन स्प्लीन। ये सवाल बहुत पूछ चुका है, अनियन स्किन स्प्लीन वाला, ठीक है। और अब बटरफ्लाई रैश वाला, ये जरूरी सवाल है। अगेन पीस मील नेक्रोसिस एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, पीस मील नेक्रोसिस तो क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। तो इसमें क्या है कि पूरे लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, कि मतलब कहीं कहीं, तो इसीलिए लिखा है पीस मील, टुकड़ों में नेक्रोसिस हो रही है। तो ये कहाँ है, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। ये पार्ट शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बेटा, क्योंकि आप, मैंने बताया ना, जो चीज़ें सुनी नहीं है, देखी नहीं है, तो उनको याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनको किसी भी तरह कहानी से जोड़ लो, है ना। इसलिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हाँ जोड़ूं चीज़ों को थोड़ा टाइम पे। तो आपको भी याद करनी है, कैसे याद करोगे आप जानो, अपने तरीके से जोड़ लेना। मैं फिलहाल अपना तरीका आपको बताता जा रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। नेक्स्ट है बेटा, मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है। तो मीजल्स से कह रहे हैं ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, मीजल्स की वजह से ओटाइटिस मीडिया, याद रह जाएगा। एम से मीजल्स, एम से मीडिया, यानी मीडिया जो मिडिल ईयर है। टाइफॉइड की वजह से पैरालिटिक इलियस, हमारे यहाँ आंतरिक ज्वर करके का आया है ना, टाइफॉइड के लिए आया है, आंतरिक ज्वर इसको बोलते हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होता है आंतों का। तो कहाँ रहता है पूछा जाता है, टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है, तो हमारे आंतों के अंदर एक पैचेस होता है, पेयर्स पैचेस, चाहो तो लिख सकते हो पेयर्स पैचेस। और दूसरा हमारे गोल ब्लैडर के अंदर। तो दोनों जगहों पे ये लंबे समय तक इसका बैक्टीरिया जो है बना रहता है, इसीलिए टाइफॉइड जो है हम डेवलपिंग कंट्रीज तो कम सीरियस इसको कंसर्न करते हैं, लेकिन आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे ना, तो वहां अगर कोई केस निकल जाए टाइफॉइड का, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसको पूरा ट्रेस करते हैं वो लोग, ये हुआ कैसे, क्योंकि जिसको है ना, तो मतलब उसकी बॉडी में भी लंबे समय तक बना रहता है, कि आगे भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे लोगों का अक्सर किचन वगैरह में वो लोग अलाउ नहीं करते, कई देशों में है ऐसा, कि आप किचन में काम नहीं करोगे, है ना। तो इस तरह जो भी थोड़ा सा आपका जो एरिया होगा वो काम करने का रिमोट एरिया होगा, कि लोगों से सीधा संपर्क ना हो। तो करियर स्टेज होती है टाइफॉइड के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा, पेयर्स पैचेस और गोल ब्लैडर, ठीक है। तो ये लिख लेना, यहाँ पे करियर स्टेज में रहता है। तो पैरालिटिक इलियस इसका कॉम्प्लिकेशन है टाइफॉइड का, पैरालिटिक इलियस। वूपिंग कफ, न्यूमोनिया हो सकता है इसकी वजह से, वूपिंग कफ, न्यूमोनिया। डिप्थीरिया, मायोकार्डाइटिस, डिप्थीरिया, मायोकार्डाइटिस। तो दीप्ति और एलेक बीमार हो गए थे, ठीक है। दीप्ति और एलेक बीमार थे ना, सिक, पीछे बड़ा सिक टेस्ट कराते हैं। और दीप्ति को जो है कार्डियक डिजीज हुई है, कोई मायोकार्डाइटिस हो गया इसको, ऐसा याद कर लो। तो डिप्थीरिया, मायोकार्डाइटिस। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो पेशेंट होती है महिलाएं खासकर, उनमें वैसे भी आप देखोगे कि एक तो ये सभी के साथ है, कि ठंड लगेगी थोड़ा उनको, है ना। तो उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। जैसे मेरी मदर है, उनका काम क्या है, कि अगर अभी से गर्मी आएंगी, तो हम उनसे बड़ा परेशान हो जाते हैं, उनके साथ बैठे हैं तो हमें तो एसी चलाना पड़ेगा, और एसी चलाओ तो वो कहते हैं कि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। तो हम सब परेशान हो जाते हैं, उनका तो फायदा हो जाता है वो, ठीक है ना। तो आप देखोगे अक्सर ये चीज मिलती है, वो पहले परेशान रहते हैं लोग, सर्दियों में तो बहुत ही हालत खराब। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथर्मिया, प्लस आपको बताइए कि जरूरी कंडीशन, कि प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब प्रेगनेंसी क्या, अ, मतलब किसी को अगर ऐसी हिस्ट्री है कि लेडी जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उनमें जरूरी टेस्ट के अंदर ना हम टीएसएच भी कराते कराते हैं, मतलब थायराइड फंक्शन जो देखते देखते हैं, क्योंकि टीएसएच जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो याद रखोगे आप, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये पूछा जाता है सवाल, कि कौन सा टेस्ट इनमें से मैंडेटरी है अगर इनफर्टिलिटी का केस है, तो टीएसएच भी कराते कराते हैं। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसकी वजह से क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है इसकी वजह से। मम्प्स देख लो, बड़ों में तो आपने देख लिया था ऑर्काइटिस, बच्चों में एंसेफेलाइटिस। कल मैं यही पूछना चाह रहा था, आप लोग जो कहते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन तो होता ही है, फीवर तो आता ही आता है, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन बच्चों में क्या है, एंसेफेलाइटिस है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है मतलब। और एडल्ट्स के अंदर अगर हुआ है तो ऑर्काइटिस हो जाता है इसकी वजह से कॉमनली। तो एंसेफेलाइटिस, ऑर्काइटिस। रोज रेड स्पॉट बहुत बहुत जरूरी है बेटा, बिल्कुल याद रखना, रोज रेड स्पॉट पूछा जाता है, टाइफॉइड के अंदर मिलता है।
चेस्ट पे, ठीक है, रोज रेड स्पॉट। सनबर्न रैश या नेकलेस रैश, ये पेलेग्रा, बोलो जल्दी, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है पेलेग्रा? B3। B3 बेटा, तीन चीजें हैं, तीन ही कैरेक्टर याद कराता हूँ। तो B3 है, कंफ्यूज नहीं होना है B2 के साथ। कौन सी तीन चीजें हैं बोलो जल्दी, वो भी बोल दो। 3D साइन, ठीक है, डायरिया, डिमेंशिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। डर्मेटाइटिस, करेक्ट है बेटा, करेक्ट सबा। और 9D बोलो, कहाँ बताए हैं? धतूरा पॉइजन में। धतूरा पॉइजनिंग में, 9D साइन। ठीक है बेटा। तो 3D साइन मिलते हैं पेलेग्रा के अंदर, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, तीन चीजें होती हैं डी से। और 9D साइन धतूरा में, वो हम याद नहीं रखते, लेकिन नंबर उसका भी याद रखते हैं, 9D इन धतूरा। कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन, एक्ने वल्गैरिस, सबने सहा होगा अपनी लाइफ में। नहीं सहा है तो तैयार हो जाओ, अब जल्दी ही इनसे ग्रस्त हो जाओगे, अगर अब तक नहीं किसी की लाइफ में हुई है चीज। तो एक्ने जो है सभी ने लगभग इनको झेला होता है, तो मोस्ट कॉमन डर्मेटोलॉजिकल लीजन है एक्ने वल्गैरिस। एक मिनट बेटा। आगे देखो। तो कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन एक्ने वल्गैरिस। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस्ड रैश, तो टॉक्सिक एरिथमा, ठीक है, ड्रग्स की वजह से। तो जाहिर सी बात है एरिथमा, मतलब रेडनेस हो जाना, जैसे इस तरह की चीजें, तो ये बहुत कॉमन रैश है, सबसे कॉमनली यही चीज होती है जब कोई ड्रग रिएक्ट कर रही है बॉडी में गलत तरीके से। नॉर्मल टर्न ओवर पीरियड ऑफ स्किन कितना है? 28 डेज। लेकिन ये तो बाकी स्किन के लिए है, अगर जीआईटी की बात करें तो बोलो ओरल म्यूकोसा कितने दिन? ओरल में 7 days। 7 डेज, ठीक है। वहीं से हम याद करते हैं कि 7 डेज में भी अगर ठीक ना हो तो कैंसरस हो सकता है। कोई अगर मुख का व्रण है नॉर्मल और वो ठीक ना हो 7 दिन में भी, तो कैंसरस हो सकता है।